इस चैप्टर की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है एक्सपेंडिचर। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, यस वो तो बेस था, वो तो एबीसी हो गया एक तरह से ना, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल तो बिगिनिंग, बट एक्सपेंडिचर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक्सपेंडिचर, जो भी बिजनेस ने पैसे खर्च करे, जो भी बिजनेस ने पैसे खर्च करे। अब हमने ये सीखा है कि समराइजिंग में, समराइजिंग के स्टेप्स, रिधिमा आप बताओ, समराइजिंग में सबसे पहले क्या बनता है? रिधिमा? यस सर, सो कैन यू रिपीट, वो क्लियर नहीं आ रही थी आपकी वॉइस। आइडेंटिफिकेशन हो गई, मेजरमेंट हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई, क्लासिफिकेशन हो गई, लेजर बन चुका है। क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है समराइजिंग। समराइजिंग में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। वेरी गुड, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सेकंड स्टेप सर इकोनॉमिक स्टेटमेंट। कौन से? इनकम, सॉरी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, वो गुड आंसर। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या बनता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी। फिर इनकम स्टेटमेंट के बाद नेक्स्ट क्या बनता है? सर पोजीशन स्टेटमेंट। गुड, पोजीशन स्टेटमेंट टू चेक द फाइनेंशियल पोजीशन। पोजीशन स्टेटमेंट का नाम क्या है? बैलेंस शीट। गुड। तो अब क्या होता है, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो जो भी खर्चा हुआ हमें क्लासिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो इनकम स्टेटमेंट्स में चला जाता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बैलेंस शीट में चला जाता है। तो आप वो क्लासिफिकेशन तभी कर पाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तभी कर पाएंगे जब आपको उनका ढंग से मीनिंग पता हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। आपने पैसे खर्च करे बिजनेस के लिए तो वो एक्सपेंडिचर तो है। हम सीखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, पूरी अकाउंटिंग में आपको ये काम आएगी। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। आपने कुछ खर्चा करा फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, या तो आपने कोई एसेट्स परचेज करे, या गुड्स परचेज करे, या सर्विसेज हायर करी। एक्सपेंडिचर में बी कैटेगराइज्ड इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आएंगे थर्ड टर्म पे डेफर्ड रेवेन्यू, बट अभी कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स। एसेट्स परचेज करने में जो आप खर्चा कर रहे हो वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने गाड़ी खरीदी, एसेट परचेज करा बिजनेस के लिए, मोटर कार, यस सर। तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मैं गाड़ी में पेट्रोल भरा रहा हूं, वो तो एसेट नहीं है, तो इट इज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो रेकरिंग है, वो उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये तो एक एग्जांपल है, अभी ऐसे बहुत सारे करेंगे। अभी बस इतना बताया, कैपिटल एक्सपेंडिचर इट इज द अमाउंट स्पेंट ऑन एक्वायरिंग और परचेजिंग एसेट्स। इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इट इज एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स। इंप्रूविंग, मेंटेनिंग नहीं, इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स which will increase the earning capacity of the business. मैंने एक मशीन खरीदी जो 100 यूनिट्स पर आवर बनाती है, फिर मैंने उसको अपग्रेड कराया, उसके ऊपर खर्चा किया अपग्रेडेशन पे, जिसकी वजह से वो 200 यूनिट्स पर आवर बना पा रही है। तो जो अपग्रेडेशन का खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल। गुड। Any expenditure incurred to purchase or acquire the asset or to improve the existing asset is a capital expenditure. It will increase the earning capacity. तो improvement पे जो खर्चा है
it will give benefit of enduring nature to the business. Enduring nature का मतलब long lasting benefit. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल, तो लॉन्ग शॉर्ट क्या होता है, रिलेटिव टर्म्स है ना, तो अगर पीरियड में उसको मैं स्पेसिफाई करूं तो मोर देन 1 ईयर अगर बेनिफिट मिल रहा है किसी खर्चे का तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. It may be incurred to acquire tangible assets or intangible assets. कह रहे आपने tangible asset परचेज करे या intangible, उससे फर्क नहीं पड़ता. Expenditure on acquisition of assets is a capital expenditure. कहां पे शो करते हैं? They are shown in the balance sheet of the entity. तो मैंने बताया था ना, समराइजिंग में 2 स्टेप्स है. After the preparation of trial balance, एक preparation of income statement which is the trading and profit and loss account, और एक होता है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन. तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इट विल लीड टू क्रिएशन ऑफ एसेट्स. क्यों आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, क्यों क्लासिफाई करना चाहते हैं? क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट्स क्रिएट हुए हैं वो हमें बैलेंस शीट में शो करने होते हैं. तो एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्जांपल ऑफ नॉन करंट एसेट्स. तो एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, कंप्यूटर्स. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो ये जो बोले ना अमाउंट स्पेंट ऑन परचेजिंग एसेट्स, तो ये कौन से एसेट्स की बात हो रही है? सारे के सारे नॉन करेंट एसेट्स जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर बेनिफिट इज ऑफ एंड्योरिंग नेचर का मतलब लॉन्ग लास्टिंग, मोर देन 1 ईयर. तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने मोटर कार खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर. मैंने उसका पेट्रोल भरवाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डे टू डे एक्सपेंस. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ व्हिच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड. 1 साल के अंदर अंदर उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड. डायरेक्ट रिलेशनशिप, उस पीरियड का खर्चा उस पीरियड में दिखाएंगे, तभी तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने में हेल्प करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्योंकि जो अगर मैंने मशीन खरीदी, So can you explain revenue expenditure again? थोड़ा सा मेरा लैग हो गया था. मैं रिपीट करता हूँ. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लियर है? Yes sir. ठीक है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स मीट करने पे आप खर्चा कर रहे हो, जनरेशन ऑफ रेवेन्यू पे खर्चा कर रहे हो, द बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड और विद इन 1 ईयर. उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट कर जाएगा. मैंने बोला कि जैसे मैंने मशीन खरीदी, मैं लैपटॉप बनाता हूं, ठीक है ना, लैपटॉप बना रहे हैं मशीन्स में, तो मशीन 1 साल का बेनिफिट देगी, 1 साल से ज्यादा का? सर लॉन्ग टर्म बेनिफिट. लॉन्ग टर्म बेनिफिट. अब वो मशीन थी, लेट अस अज्यूम 50 करोड़ की मशीन थी. अगर मैं उसको एक ही पीरियड का एक्सपेंस मान लेता कि नहीं ये इसी पीरियड का पूरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लो, तो उस पीरियड के प्रॉफिट्स गलत नहीं आते कि आपने एक्सपेंस को ज्यादा ही दिखा दिया? क्योंकि ये जो आपने मशीन खरीदी है ये तो आपको 10 साल का बेनिफिट देगी. एग्जाम्पल, तो आपको 10 साल में इसकी जो कॉस्ट है उसको थोड़ा करके डिवाइड कर देना चाहिए अगर आप करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालना चाहते हो. तो जो आपने मशीन खरीदी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर आप उसको गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते तो क्या प्रॉब्लम होती कि आपने उस साल के प्रॉफिट्स बिल्कुल गलत कर दिए. क्योंकि जो आपने मशीन खरीदी थी तो वो आपको एग्जाम्पल 10 साल बेनिफिट देगी, तो आप उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा के उसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था. लेकिन अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे रहा हूं, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? सर शॉर्ट. मंथली सैलरी दे रहा हूं ना, तो अगर मई की सैलरी थी तो मई में बेनिफिट एग्जॉस्ट हो गया, जून की सैलरी थी तो जून में एग्जॉस्ट हो गया.
तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure. एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ व्हिच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। तो एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान आपने बनाया उसको बनाने में रॉ मटेरियल कितने का खर्चा हुआ आपको उसको बनाने में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मशीन्स नहीं आती, वो ऑब्वियसली रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, वो सब आता है। सैलरीज पे। सर बोलो। सर ये करंट लायबिलिटी में आएगा ना? नो 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 नो, ये अभी लायबिलिटी तो वो होती है कि जो एक्सपेंस इनकर हो गया है बट पैसे नहीं दिए, वो तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी कि पैसे दिए कि नहीं दिए। लायबिलिटी तो तब अराइज होती है ना कि आपने कोई सर्विस अवेल कर ली बट अभी पैसे नहीं दिए। मैं कह रहा हूं कि इस महीने की सैलरीज 1000 है, तो सैलरीज क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? अभी हम वो मीनिंग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सैलरीज अगर Okay, पे sir. सैलरीज अगर पे कर दी तो मेरा कैश कम हो जाएगा, लेकिन अगर सैलरीज पे नहीं करी तो लायबिलिटी भी आ जाएगा। यस सर। तो वो बात अभी नहीं हो रही कि अभी आपने दिए कि नहीं दिए, वो कह रहा है कि वैसे नेचर क्या होता है कि मैंने लैपटॉप खरीदा, कैश पे खरीदा, क्रेडिट पे खरीदा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा अभी। एवरी ट्रांजैक्शन, आगे जाके हम सीखेंगे, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। वो डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट, वो सब बात की बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो लैपटॉप है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अभी हम वो क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब हम उसको बुक्स में एंटर करेंगे तब देखेंगे कि वो कैश में खरीदा या क्रेडिट में खरीदा। कैश में खरीदा हो या क्रेडिट में खरीदा हो, लैपटॉप तो बुक्स में आएगा ही आएगा। Yes, sir. अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो आपकी इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें चला जाएगा। फिर पैसे दिए कि नहीं दिए वो सेकंड एस्पेक्ट होता है कि अगर पैसे दे दिए, अगर पैसे दे दिए, अगर पेमेंट हो चुकी है तो आपका कैश और बैंक बैलेंस अफेक्ट हो जाएगा। अगर पैसे नहीं दिए तो आपकी लायबिलिटीज क्रिएट हो जाएंगी, वो सेकंड एस्पेक्ट है, उस पर तो हम आ ही नहीं रहे। उस पर हम कब आते हैं? जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अभी तो हम उनका मीनिंग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनका नेचर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, यस सर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द बेनिफिट डाउट है ऑफ सर। व्हिच, बोलो। सर जैसे अभी आपने बोला कि अगर हमने मशीन खरीदी फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर्स, तो सर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। सर अगर मान लो हमें मशीन की सर्विसिंग करानी पड़ेगी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर? गुड क्वेश्चन, आप ही इसका आंसर देंगे। आपने बोला कि जैसे सिंप्लीफाई कर देता हूं एग्जांपल, हमने कार खरीदी, मोटर कार खरीदी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उसकी सर्विस होती है 6 months और 1000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर, whichever is earlier। यस सर। तो सर्विस की बात कर रहे हो आप? यस सर। ओके, गुड क्वेश्चन। सर्विस कराई गाड़ी की, क्या सर्विस एसेट को मेंटेन करने के लिए करी जाती है या उसकी वो क्वालिटी इंप्रूव कर देगी? सर एसेट मेंटेन करने के लिए करी जाती है ना सर। जो आपकी न्यू कार थी, 6 महीने बाद सर्विस कराओगे तो न्यू से बेटर तो नहीं हो सकती? नो सर। मेंटेन करने के लिए होती है। यस सर। Any expenditure incurred to maintain the asset will be a revenue expenditure. थैंक यू सर। किसी और को कोई डाउट? कंटिन्यू कर सकता हूं? यस सर। ठीक है, तो एक हो गया मीनिंग और एक हो गया उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाते कहां है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेनिफिट इज ऑफ एंड्योरिंग नेचर, लॉन्ग लास्टिंग, कहां पे शो करेंगे? बैलेंस शीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बेनिफिट is exhausted or consumed within the accounting period within 1 year, और presentation कहां शो करेंगे? revenue expenditures shown on the debit side। क्या होती है ये डेबिट साइड? हमें दिमाग भी नहीं लगाना भी उस चीज पे। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो बिल्कुल एक अलग ही चैप्टर है, कुछ नहीं, 2 साइड्स होती हैं अकाउंट्स की, कोई मतलब नहीं है उससे आपको। अभी बस पता होना चाहिए कि जो एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट कर देते हैं कहां पे? ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या सीखा? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कहां चला जाएगा? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड। अब अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है
तो वो क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनरशिप है तो वो भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो कंपनीज हैं, कंपनीज जॉइंट स्टॉक कंपनीज, लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, वो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बस इनकम स्टेटमेंट का नाम अलग होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप मैं आपको लिख के दिखाता हूं, भूल मत जाना, नॉलेज से, ऐसा कोई वो ज्यादा वो नहीं है। टाइप ऑफ बिजनेस एंटिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप। सर मुझे ये समझ नहीं आया सोल प्रोप्राइटरशिप वाला। अभी बता रहा हूं, पार्टनरशिप और कंपनीज। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल ओनर, अगर बिजनेस का एक ही ओनर है तो उस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनर। क्लियर? यस सर। पार्टनरशिप, टू और मोर ओनर्स, तो वो होती है पार्टनरशिप। कंपनी तो बिल्कुल एक अलग टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर कराना होता है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में इनकम स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? इसमें बोलते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। पार्टनरशिप में इनकम स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। कंपनीज में इनकम स्टेटमेंट को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बस नाम अलग है इसलिए लिख रहा हूं कि कहीं आप पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कहीं पढ़ेंगे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ऐसा क्यों? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो चेक द प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनीज में जो स्टेटमेंट बनती है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पोजीशन स्टेटमेंट सब में सेम है। पोजीशन स्टेटमेंट का नाम क्या है? बैलेंस शीट। वो सब तीनों के केस में उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। तो वो क्या पॉइंट बता रहे थे कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, it is shown on the debit side of trading or profit and loss account in case of proprietorship and partnership, and it is shown in the statement of profit and loss in case of companies. Not for profit organization से हमें मतलब नहीं है, but फिर भी कहाँ दिखाते हैं? It is shown on the debit side of income and expenditure account in case of not for profit organizations. Meaning, examples or where it is shown, दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में।